आज ही क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने प्रैक्टिस सेट 25 को। जैसा कि आप सभी को पता है, हम SPSC असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी साहित्य विषय से क्या प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, जिसमें आपको डेली क्या है 15 क्वेश्चन कराए जाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है, हमने काव्य शास्त्र की कई पूरी करा दी है। अब जो हमारी कई चल रही है हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें हमने आपको हिंदी साहित्य की जो इतिहास लेखन की परंपराएं हैं, जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, ठीक है, और काल विभाजन हिंदी साहित्य का, इसके साथ ही हमने आपको भक्ति काल, रीति काल आदि विषयों पर क्या है आपको प्रश्न करा दिए हैं। ठीक, अब जो हमारे प्रश्न हैं वो किस पर बन रहे हैं और किस पर हम आपको करा रहे हैं, आधुनिक काल पर। ठीक है, तो कल आधुनिक काल की पहली क्लास थी हमारी, आज क्या है हमारी दूसरी क्लास है। ठीक, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारती कितने खंडों में विभाजित है। सबसे पहले कि भारती किसकी रचना है, महत्वपूर्ण है, पूछी जाती है। किसकी रचना है ये, मैथिली शरण गुप्त की। किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की। ठीक है, एक और प्रश्न यहीं से बनेगा कि ये कब लिखी गई, आपको टाइम पीरियड भी याद होना चाहिए। सन 1912 में इस रचना को लिखा गया। कितने खंडों में विभाजित है, तो ये 3 खंडों में विभाजित है। ठीक है, अब उसके नाम भी आपको पता होने चाहिए, है ना। तो पहला है अतीत खंड, पहला जो खंड है इसमें अतीत खंड। अब देखिए अतीत खंड में क्या है, जो कवि हैं उन्होंने भारत के अतीत को, है ना, जो कैसा था, कह लें समृद्ध था, है ना, खुशहाल था, और जो यहाँ की सांस्कृतिक विरासत थी उसका वर्णन यहाँ पर किया है। ठीक है, इसके साथ दूसरा जो खंड है उसमें वर्तमान विषय में दिखाया है। तो वर्तमान में देखिए जिस समय ये रचना लिखी गई 1912 में, तो उस समय क्या परिस्थिति थी भारत की, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई। कैसे बाहरी आक्रमणकारी आए, ठीक है, और ब्रिटिश सरकार का यहाँ पर शासन था, तो उस समय जो जनता पर जो अत्याचार हो रहे थे, जो सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक जो शोषण हो रहा था, व्यक्तिगत शोषण हो रहा था, ठीक है, एक तरह से कह लें मानवता का जो हनन हो रहा था, उस विषय में यहाँ पर लिखा। प्लस यहाँ पर क्या है, कवि ने क्या है लोगों को जागरूक किया कि लड़ना सीखिए, है ना, आप अपने अतीत को भूल गए, कैसे शौर्यवीर यहाँ पर योद्धा ने जन्म लिया। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर की। ठीक है, तो यहाँ पर जागरूक करने का प्रयास किया। तीसरा जो खंड है वो है भविष्य। ठीक है, तो भविष्य खंड है, तो इसमें देखिए क्या है, कवि ने वर्तमान में जो चीज़ घट रही थी, ठीक है, उनको सुधारने के लिए, जागरूक करने के लिए और शोषण के प्रति आवाज़ उठाने के लिए जनता को जागरूक किया। वहीं दूसरी तरफ भविष्य खंड में क्या है कि भविष्य अच्छा हो, इसके लिए क्या है, इन्होंने अपने सुझाव दिए हैं कैसे हमें अपने भविष्य को अच्छा करना है। यदि हम आज ही कोशिश नहीं करेंगे, आज ही विद्रोह नहीं करेंगे। देखिए विद्रोह का मतलब ये नहीं होता है कि हम कहीं पर आगजनी कर दें या फिर किसी के मार काट कर दें, नहीं। विद्रोह का तात्पर्य ये होता है जब कोई शोषण हो रहा है, ठीक है, तो उसे तर्क के या वितर्क के माध्यम से, है ना, विवाद करना, तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। ठीक, तो यहाँ पर कवि ने यही सारी चीज़ें एक तरह से कह लें पहले अतीत को दिखाया कि भारत जैसी भूमि में इतने योद्धा हुए, ठीक है, तो एक कहते हैं कि उन्होंने जागरूकता पैदा की। फिर वर्तमान स्थिति को दिखाया कि आप वर्तमान को देखिए, आप क्या क्या थे और क्या होते जा रहे हैं, है ना। तो ये लाइन इसी में तो है कि हम क्या थे और क्या हो गए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से पंक्तियाँ भी आपको पूछी जाती हैं। ठीक है, फिर भविष्य, जैसे मैंने बोला कि भविष्य की कामना की गई कि ऐसा हमारा भविष्य होगा, और जो वैज्ञानिकता आ रही है यदि हम उसका सुचारू रूप से प्रयोग करें, ठीक है, अगर हम शिक्षित होंगे तो हमारा भविष्य भी क्या है, उज्जवल होगा। ठीक, अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्या बात कही जाती है कि जो भारती जो रचना है मैथिली शरण गुप्त की, इसे इतनी ख्याति प्राप्त हो गई कि मतलब जो देशवासी थे, जो जनता थी, इस रचना को पढ़ने के लिए उत्सुक थी। तो देखिए जो ब्रिटिश सरकार आई, उन्होंने क्या है भारती की सारी प्रतियां जला दी। क्यों जला दी, क्योंकि जो कवि हैं उन्होंने क्या है उनके अत्याचार शोषण को लिखा और जनता को जागरूक करने का प्रयास किया। देखिए जब तक शिक्षित नहीं होंगे, जब तक जागरूक नहीं होंगे, हम विद्रोह भी नहीं कर पाएंगे, है ना, अपनी बात को हम रख भी नहीं पाएंगे, किसी के साथ तार्किकता हम कर ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए यही तो चीज़ थी। जैसे मैंने बोला कई साहित्यकार ऐसे निकले थे
जो परिस्थितियाँ जैसी देश में चल रही थी, ठीक है, ब्रिटिश का यहाँ पर शासन था, तो जागरूक ही तो नहीं थे वो लोग, है ना, अपने अधिकारों के प्रति। तो इसीलिए क्या है, जब देखा कि साहित्यकार अपनी लेखनी चला रहे हैं, जनता को जागरूक कर रहे हैं, तो क्या करते थे, उन लोगों को पकड़ लिया जाता था या फिर जेल में डाल दिया जाता था। तो आप एक चीज़ और देखेंगे कि उस समय कवि क्या है कि उपनाम से रचनाएं लिखते थे, है ना, ताकि क्या है उनकी सिक्योरिटी रहे। ध्यान रखेंगे, जैसा मैंने बोला भारतेंदु हरिश्चंद्र ने रसा नाम से रचनाएं लिखी, वहीं मैथिली शरण गुप्त ने क्या कहते हैं रसिकेंद्र नाम से, जैसा मैंने पिछली क्लास में आपको बताया कि रसिकेंद्र नाम से किसने रचनाएं लिखी, रसिकेंद्र। और जब बंगला रचना भाषाओं में रचित साहित्य का उन्होंने अनुवाद किया तो मधुप नाम से। तो ज़्यादातर देखिए साहित्यकार क्या है अपने नाम को छुपा कर ही रचनाएं करते थे, ठीक है, क्योंकि सिक्योरिटी की बात रहती थी। अगर उपनाम से लिखेंगे तो इतना ज़्यादा चांस पकड़ने का नहीं रहता था। तो यहाँ पर ये एक तरह की योजना बनाई थी इन लोगों ने, ठीक। तो रामचंद्र शुक्ल भी इस विषय में कहते हैं कि पहले जो हिंदी प्रेमियों को सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली रचना कौन सी है, भारत भारती, और इसे खरीदने के लिए लोग लालायित रहते थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपके 4 पॉइंट क्लियर हुए कि भारत भारती के रचनाकार कौन है, मैथिली शरण गुप्त हैं, ठीक है। ये किस पर आधारित है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर पृष्ठभूमि बनाई कि ये राष्ट्र प्रेम पर लिखी जाने वाली रचना है, ठीक है। इसकी कृति कितने खंड है, 3 खंडों में विभाजित है, जैसे कि प्रश्न पूछा गया है। सन क्या है, 1912 है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि साकेत को जनवादी काव्य की संज्ञा किसने दी। महत्वपूर्ण कि साकेत को जनवादी काव्य की संज्ञा किसने दी, ठीक है। तो सबसे पहले हम साकेत के बारे में जान लें। तो साकेत कब लिखा गया, सन 1931 में। किसने लिखा, मैथिली शरण गुप्त ने। किसने लिखा है, मैथिली शरण गुप्त ने, ठीक है। और इसी रचना के कारण क्या है, हालांकि भारत भारती के कारण इन्हें बहुत ख्याति प्राप्त हुई, लेकिन साकेत जैसा महाकाव्य इन्होंने लिख दिया। और किस आधार पर लिखा, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे उन्होंने एक लेख लिखा था कि कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। क्या था वो लेख, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। तो जो ये लेख लिखा था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, तो इसमें क्या चीज़ इन्होंने लिखी कि सब लोग सीता के ऊपर तो लिख रहे हैं, लेकिन किसी ने क्या है उर्मिला के जो चरित्र है उसको उजागर नहीं किया। तो ये चीज़ क्या है, एक तरह से कह लें कि मैथिली शरण गुप्त को कचोट सी गई। तो उन्होंने इसी का आधार बनाकर क्या है साकेत को लिखा, ठीक। तो जो साकेत की रचना की, तो इसमें देखिए मैथिली शरण गुप्त ने क्या है जो परिवार का चित्रण किया है, पारिवारिक जो रिश्ते यहाँ पर दिखाए हैं इन्होंने, तो ऐसा लगता है जैसे भारतीय परिवार को इन्होंने दर्शाया है, ठीक है। इसके साथ ही इन्होंने जो कहानी चल रही है, पारंपरिक कह लें, जो कहानी चल रही है, किंवदंती चल रही है कि ऐसे ऐसे हुआ था, तो उसको इन्होंने एक नया रूप प्रदान किया है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो इसीलिए क्या है डॉक्टर नगेंद्र ने इसे क्या है जनवादी काव्य की संज्ञा दी। अब जनवादी काव्य की संज्ञा क्यों दी, ये भी महत्वपूर्ण है ना, ये भी तो महत्वपूर्ण है कि जनवादी काव्य की संज्ञा क्यों दी। क्योंकि अगर हम बात करें जो इन्होंने साकेत की रचना की, तो जो चरित्र इन्होंने उठाया है ना, जो चरित्र इन्होंने उठाया वो यहाँ पर भारतीय संस्कृति में क्या है उसका नाम लिया जाता है। इसलिए क्या है ये जो चीज़ है कनेक्ट करती है। मैंने आपसे क्या बोला कि यदि कोई व्यक्ति कोई रचना किसी धार्मिक चरित्र को उठाकर लिखता है, ठीक है, धार्मिक पात्र को उठाकर लिखता है, तो उसे ख्याति अपने आप ही प्राप्त होगी, है ना, क्योंकि धर्म का प्रभाव ही इतना अधिक हो जाता है कि इंसान अपने आप उसकी तरफ खींचने लगता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है ना इस प्रकार की ख्याति प्राप्त हुई, ठीक। दूसरी बात ये भी है कि उन्होंने शब्द चयन अच्छा रखा, भाषा इनकी अच्छी है, तो ये भी चीज़ हम भूल नहीं सकते कि शब्द चयन की भी बात रहती है, ठीक है, छंदों की बात रहती है। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है कि इन्होंने धार्मिक पात्र को उठाया, समझ रहे हैं, ठीक। और साकेत में अगर हम सर्गों की बात करें तो देखिए इसमें 12 सर्ग हैं, सर्ग पूछे जाते हैं ना कितने सर्ग हैं, तो 12 सर्ग हैं, ठीक है। एक और बात, जैसे मैंने पहला प्रश्न आपको कराया भारत भारती, देखिए यहाँ पर एक प्रश्न बन सकता है कि जो भारत भारती है मैथिली शरण गुप्त ने किससे प्रभावित होकर लिखी। तो देखिए यहाँ पर अभी एक प्रश्न में यही बन जाएगा कि
मुसद्दसे हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय की रचना भारत दर्पण से प्रभावित होकर क्या है, इन्होंने दर्पण से प्रभावित होकर भारत भारती की रचना की। ठीक है, किससे प्रभावित होकर कि मुसद्दसे हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफीकृत की जो रचना है भारत दर्पण, इससे प्रभावित होकर मैथिसर गुप्त ने रचना की। ठीक है, ये अभी एकदम से याद आया क्योंकि यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है, प्रश्न यहाँ से बनता है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे, दूसरा प्रश्न हमने कर लिया था, चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। ठीक, तो तीसरा प्रश्न है कि राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी ने किसे दी। महत्वपूर्ण कि राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी ने किसे दी। मैथिसर गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, श्रीधर पाठक, सत्यनारायण कविरत्न। तो किसी दी इन्होंने मैथिसर गुप्त को। ठीक है, मैथिसर गुप्त को क्या है, इन्होंने राष्ट्र कवि की उपाधि दी। ठीक, बात करें कि मैथिसर गुप्त ने स्वयं को किस उपाधि से सम्मानित किया या स्वयं को क्या माना है ना, कोई क्या उपनाम दिया। उपनाम तो रसिकेंद्र मधुप थे, लेकिन उन्होंने स्वयं को क्या कहा, तो इन्होंने स्वयं को, देखिए मैथिसर गुप्त ने स्वयं को यानी कि अपने आप को क्या कहा, तो कौटुंबिक कवि मात्र, कौटुंबिक कवि मात्र। ठीक है, ये इन्होंने स्वयं के लिए कहा है। ठीक, चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लें कि मैथिसर गुप्त को किसने सामंजस्यवादी कवि कहा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैथिसर गुप्त को किसने सामंजस्यवादी कवि कहा है। ऑप्शन है बच्चन सिंह, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न देखें, तो अगला प्रश्न है हमारा, साकेत किस भाषा का शब्द है। साकेत किस भाषा का शब्द है, तो ऑप्शन है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी। तो देखिए साकेत किस भाषा का शब्द है, आपकी पाली का। पाली में इसका अर्थ क्या है, अयोध्या। तो साकेत में इसका क्या अर्थ है, अयोध्या। तो देखिए साकेत ही क्यों रखा गया, ऐसा माना जाता है कि जो इसके पात्र हैं, जो मैथिसर गुप्त ने लिए हैं, राम है ना, तो उनकी जो जन्मभूमि है वो क्या है, अयोध्या। इसीलिए क्या है, इन्होंने साकेत शब्द को चूज किया। समझ रहे हैं, ठीक है। चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि हृदय तरंग किस कवि की रचनाओं का संग्रह। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हृदय तरंग किस कवि की रचनाओं का संग्रह है। तो मैथिसर गुप्त, सत्यनारायण कविरत्न, जगन्नाथ दास रत्नाकर, माखनलाल चतुर्वेदी। तो किसका है ये, सत्यनारायण कविरत्न। तो सत्यनारायण कविरत्न की जितनी भी कृतियां हैं वो हृदय तरंग नामक शीर्षक से क्या है, एकत्रित की गई। अब देखिए इसका संपादन किसने किया या फिर कह लें संकलन किसने किया, महत्वपूर्ण है बनारसी दास चतुर्वेदी। किसने किया है, बनारसी दास चतुर्वेदी। ठीक है, किसने किया, चतुर्वेदी ने। ठीक है, चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखें कि उद्धव शतक किसकी रचना है। ये तो सिंपल सा प्रश्न है, यदि आपने पढ़ा होगा तो आप आसानी से बता सकते हैं किसका है ये, जगन्नाथ दास रत्नाकर की है ना। उद्धव शतक के कारण इन्हें इतनी ख्याति प्राप्त हुई थी। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो ये कब लिखा गया, 1929 में। ठीक है, वहीं इन्हें क्या है, गंगा लहरी की रचना भी की है ना। गंगा लहरी टाइम पीरियड इनका कितना है, 1927 में ये लिखी गई। ठीक है, इसके साथ ही विराष्टक और भी रचनाएं हैं। ठीक है, विराष्टक हो गई, हिंडोला हो गई। तो ये सारी क्या है, किसकी रचना है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की। ठीक, चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि समालोचन दर्श किसकी काव्य कृति है। महत्वपूर्ण, ठीक है, तो किसकी है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की। ठीक है, और जो समालोचन दर्श है वो किसके आधार पर लिखी गई, यानी कि किसका ये अनुवाद है। तो ये एक राइटर हुए, पॉप राइटर हुए, उनकी कृति है ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म। उनकी जो कृति है ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म। ठीक है,
तो उनकी रचना को आधार बना के क्या है ये रचना की गई, या फिर कह लें जो पॉप की जो रचना थी ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म, तो उसका अनुवाद हिंदी में किसने किया? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। किस नाम से किया? समालोचना दर्श, याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना? महत्वपूर्ण। अब देखिए जो प्रश्न चलेंगे हमारे छायावाद से चलेंगे। तो मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना? रामचंद्र शुक्ल ने, नगेंद्र, बच्चन सिंह ने, प्रभाकर माचवे ने। तो किसने माना? रामचंद्र शुक्ल ने। इनके अतिरिक्त मुकुटधर पांडे के अतिरिक्त देखिए मैथिली शरण गुप्त को भी क्या है इन्होंने, मैथिली शरण गुप्त को भी क्या है ना छायावाद का प्रवर्तक माना है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा किसे माना है इन्होंने? एक तरह से मुकुटधर पांडे को। ठीक है, अगर मैथिली शरण गुप्त पूछ लिए जाए तो किसने माना? रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर कि सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना? देखिए सभी विद्वान की अपनी अलग अलग विचारधारा है, उसी के अकॉर्डिंग क्या है इन्होंने हिंदी साहित्य का विभाजन किया। अगर हम बात करें सुमित्रा नंद पंथ को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना? आचार्य नरेंद्र दुलारे वाजपेयी, इलाचंद्र जोशी, नगेंद्र, रामकुमार वर्मा। तो देखिए इन्हें किसने माना है? आचार्य नरेंद्र दुलारे वाजपेयी। ठीक है, याद रखेंगे। अगर हम बात करें कि इलाचंद्र जोशी ने किसे माना, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो किसने माना इन्होंने? जयशंकर प्रसाद को, जयशंकर प्रसाद को। ठीक है, और वहीं एक और कवि हैं जिन्हें जैसे उनका नाम है माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, तो इन्हें किसने माना है? प्रभाकर माचवे ने, प्रभाकर माचवे। तो सुमित्रा नंदन पंत को माना है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने, और जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना? इलाचंद्र जोशी ने, और माखनलाल चतुर्वेदी किसने माना? प्रभाकर माचवे ने। वहीं मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर हुई। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा कथन से है। तो याद रखेंगे महत्वपूर्ण कथन है ये कि छायावाद को अनेक प्रवृत्तियों का पुंज किसने किया, यानी कि छायावाद में अनेक प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। जैसे देखिए आप प्रकृति चित्रण भी देखेंगे, श्रृंगार वर्णन भी देखेंगे, रहस्य भी देखेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप छायावाद में देख सकते हैं। इसी कारण क्या है जो आलोचक हुए उन्होंने क्या है छायावाद को अनेक प्रवृत्तियों का पुंज कहा। तो किसने कहा? ऑप्शन देख लेते हैं, नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, नगेंद्र। तो किसने कहा है? नामवर सिंह ने, याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखिए कि छायावाद को अनुयुक्ति पद्धति किसने कहा? छायावाद को अनुयुक्ति पद्धति किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, रामकुमार वर्मा, बच्चन सिंह। तो किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। देखिए जो कथन है, ठीक है, आप उनको याद ही रखिए क्योंकि संभावना बहुत रहती है। जैसे एग्जाम पैटर्न चल रहा है, कथन से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या है आपको जितनी कोशिश होती है उतने कथन करवा रहे हैं। ठीक है, और जो महत्वपूर्ण होता है वो तो हम आपको दे ही रहे हैं प्रश्न में। ठीक है, लेकिन आपको कथन जरूर याद रखनी। ठीक है, कि किसने क्या चीज़ कही। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है कि छायावाद को भाव प्रकाशन का एक नया मार्ग किसने कहा? ठीक है, भाव प्रकाशन का एक नया मार्ग किसने कहा? तो मुकुटधर पांडे ने कहा, महादेवी वर्मा ने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा, नगेंद्र ने कहा। तो देखिए छायावाद को भाव प्रकाशन का एक नया मार्ग किसने कहा? मुकुटधर पांडे ने कहा। ठीक है, चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? महत्वपूर्ण, ये तो आप पढ़ते ही आ रहे होगो, और ये प्रश्न देखिए यूजीसी नेट या किसी न किसी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में लगा ही हुआ है। तो ये किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने। ठीक है, चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखें कि छायावाद को प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत किसने कहा? महत्वपूर्ण कथन है ये भी। तो किसने कहा है? महादेवी वर्मा ने। ठीक है, किसने कहा है? महादेवी वर्मा ने। तो आज की क्लास में हमने 15 क्वेश्चन किए। यदि आपको यहाँ पर कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको यहाँ से आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है इस क्लास से तो आप उस चीज़ को भी लिख सकते हैं। ठीक, तो अगली जो क्लास होगी वो हमारी छायावाद पर ही आधारित होगी, जिसमें हम कथन, रचनाएं और जो महत्वपूर्ण कवि हैं उनके विषय में क्या है अपनी प्रश्न को रखेंगे। ठीक, तो मिलते हैं आपको अपनी अगली क्लास में अपने 15 क्वेश्चंस के साथ। तब तक बने रहें अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।